हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 21 अगस्त 2021। तो आज हम 21 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 20 अगस्त को। मलेरिया के कारणों और इससे कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मलेरिया के कारण होने वाली बीमारियों से लड़ने में स्वास्थ्य अधिकारियों, गैर सरकारी संगठन और अन्य लोगों के प्रयासों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस पर हर साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है। इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के बीच विश्व मच्छर दिवस 2021 का विषय रहा है जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। दैट मीन्स रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट है। इस वर्ष यानी 2021 का वर्ल्ड मॉस्किटो डे का थीम रहा है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस कब मनाया गया है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। भारत हर साल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी की पुत्र थे, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस साल 20 अगस्त 2021 को हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती मनाए हैं कल के दिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की। हर साल यह दिन स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है, जो 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। भारत के लिए उनके विजन को श्रद्धांजलि देने के बाद इस अवसर पर समाज की बेहतरी के लिए योगदान दिया जाता है। राजीव गांधी के बारे में जान लेते हैं। यह इमेज में राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने, यानी इनकी मां की हत्या कर दी गई थी 1984 में। उसके बाद इन्होंने खुद उसी दिन 1984 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी को चुना गया था। इन्होंने अपने देश को प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल की सेवा की, यानी 1984 से 89 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए वह 1986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए और उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की, जहां उन्होंने कक्षा 6 से 12 तक के ग्रामीण वर्गों को मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान की, जो अभी तक चली आ रही है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन ए 20 अगस्त थी, यानी कल ही के दिन ही अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया गया है। इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा दिवस, रिन्यूएबल एनर्जी डे हर साल 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में भारतीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा की गई थी। बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा जैसी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के उदाहरण हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि उन्हें पारंपरिक ऊर्जा के अलावा अक्षय ऊर्जा के बारे में भी सोचना चाहिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 9.4%। इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 9.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले इंडिया रेटिंग्स ने 9.1 टू 9.6 के बीच दर का अनुमान लगाया था। पहली तिमाही में यह 15.3%, दूसरी तिमाही में 8.3% और वर्ष की शेष 2 तिमाहियों में वर्ष प्रत्येक में 7.8% होगी। एजेंसी का अनुमान बताता है कि चालू वित्त वर्ष में मार्च तक 88% से अधिक वयस्क आबादी को पूरी तरह से टीका लगाने के साथ साथ बाकी एक को एकल खुराक देने के 52 लाख दैनिक खुराक अब से प्रशासित करनी होगी। यह भी जीडीपी में काउंट होता है, मतलब कि कितना प्रतिशत करेंट फाइनेंशियल ईयर में खुराक लगा, टीका लगा, यह भी एक जीडीपी का मुख्य स्रोत बन जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से यूनाइट अवेयर नामक एक तकनीकी मंच लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से यूनाइट अवेयर नामक एक तकनीकी मंच लॉन्च किया है। मंच को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ तब हुआ जब भारत ने अगस्त के महीने के लिए 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने यूनाइट अवेयर के लिए 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मियों की ड्यूटी के दौरान इलाके से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। भारत ने यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड ऑपरेशनल सपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साझेदारी में प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया है। अभी शांति के लिए किया गया है, तो शांति अभियानों के लिए महासचिव कौन है? तो जीन पियरे लाइक्रोसिस है। शांति स्थापना संचालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो इतना बात हम लोग जान लिए। शांति अभियान के लिए महासचिव संचालन विभाग की स्थापना कब हुई थी तथा इस पीस कीपिंग ऑपरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब इन तीनों के बारे में हम लोग जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने सशस्त्र बलों की महिला टीम ने हिमाचल में माउंट मनीरंग को सफलतापूर्वक फतह किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन यानी कि 3 सशस्त्र बलों की महिला टीम ने हिमाचल में माउंट मनीरंग को किया फतह। एक ऑल वुमन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम ने 15 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश में माउंट मनीरंग 21,625 फीट को सफलतापूर्वक फतह किया है और स्वतंत्रता के 75 साल के प्रतीक आजादी का अमृत महोत्सव के लिए स्मारक गतिविधियों के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 15 सदस्यीय अभियान दल को भारतीय वायुसेना द्वारा 1 अगस्त 2021 को वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। टीम का नेतृत्व भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर भावना मेहरा ने किया। तो ये हम लोग जान लिए कि 3 सशस्त्र बलों की महिला टीम ने हिमाचल में माउंट मनीरंग को फतह कर लिया है, वो भी 15 अगस्त को दिन इन्होंने फतह किया। माउंट मनीरंग की ऊंचाई है 21,625 फीट, जिसने इन लोगों ने 15 अगस्त को फतह कर लिया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्मार्ट सिटी मिशन ने सोशल मीडिया पर अपनी फतह को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहल को बढ़ावा देने के लिए कॉमिक हीरो चाचा चौधरी को शामिल किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है यानी कि फरीदाबाद। हाल ही में फरीदाबाद को विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे दूषित यानी प्रदूषित शहर के रूप में नामित किया गया है, एक डेटा के अनुसार। अब चलते हैं इस प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का जवाब फरीदाबाद है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर अपनी पहल को बढ़ावा देने के लिए मदद करने के लिए एक अप्रत्याशित सहयोगी कॉमिक हीरो चाचा चौधरी को शामिल किया है। सोशल मीडिया अभियान का उद्देश्य एजेंसी द्वारा उठाए गए कदमों को बढ़ावा देना होगा। इस पहल में टॉकिंग कॉमिक्स के अंश शामिल होंगे। प्रत्येक सोशल मीडिया पोस्ट में चाचा चौधरी और साबू उसके वफादार साथी लोगों को बुनियादी ढांचे का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन और शिक्षण का चित्रण होगा। तो हम लोग जान लिए कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर अपनी पहल को बढ़ावा देने के लिए किसे शामिल किया है? तो कॉमिक हीरो यानी कि कॉमेडियन हीरो चाचा चौधरी को। इसमें दिख रहे होंगे कॉमिक हीरो चाचा चौधरी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने IITH में हरियाणा AI अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद यानी IITH मीन्स हैदराबाद में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का वस्तुतः उद्घाटन किया है। उन्होंने सामग्री विज्ञान और धातुकर्म इंजीनियरिंग विभाग, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग केंद्र और उच्च रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सुविधा के पहले शैक्षणिक भवन का भी उद्घाटन किया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला EV फ्रेंडली हाईवे कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे।
दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है। सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है। स्टेशनों का नेटवर्क भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल द्वारा स्थापित किया गया था। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कर्ण लेक रिसोर्ट में अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन का दूरस्थ रूप से उद्घाटन किया है। अब जान लेते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन के बारे में। कर्ण रिसोर्ट में ईवी चार्जिंग स्टेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के मध्य बिंदु पर स्थित है। यह वर्तमान में देश में सभी प्रकार के ई कारों को पूरा करने के लिए सुसज्जित है। BHEL यानी भेल इस वर्ष के भीतर इस राजमार्ग पर अन्य चार्जिंग स्टेशन को अपग्रेड करने का भी काम कर रहा है। राजमार्ग पर 25 से 30 किलोमीटर का नियमित अंतराल पर समान ईवी चार्जर की स्थापना से ईवी उपभोक्ताओं को चिंता से दूर और अंतर शहर यात्रा के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है। देश का पहला हाईवे जो ईवी फ्रेंडली बन गया है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन एलेक्सा को भारत में किसकी आवाज मिली है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि अमिताभ बच्चन का। अमेजन ने 78 वर्षीय बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की आवाज को मौजूदा उपयोगकर्ताओं को खुश करने और नए उपभोक्ताओं को गूगल सहायक और एप्पल के सीरी पर अपने आवाज सहायक का उपयोग करने के लिए आकर्षित करने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया है। नए लॉन्च के साथ यूएस टेक जायंट ने भारत में अपना सेलिब्रिटी वॉइस फीचर भी लाया है। यह फीचर 2019 के शुरुआत में अमेरिकी अभिनेता और निर्माता सैमुअल एल जैक्सन की आवाज के साथ अमेरिका में आया था। तो अब बात हुई अमेजन एलेक्सा के बारे में तथा अमिताभ बच्चन के बारे में, तो दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अमेजन एलेक्सा पहले सिंपल एलेक्सा के रूप में जाना जाता है। यह एक वर्चुअल असिस्टेंट एआई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड अमेजन का द्वारा डेवलप्ड वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि किसी भी स्पीकर को टैप करके उसका रिजल्ट दे देता है। इसको इनिशियल रिलीज किया गया था 6 नवंबर 2014 को तथा इसका प्लेटफॉर्म है अमेजन इको, फायर ओएस, iOS, एंड्रॉयड, लिनक्स, विंडोज तथा अन्य कई प्लेटफॉर्म पर इसे लॉन्च किया गया है। यानी वहां पर जाकर आप इसे अमेजन एलेक्सा को पर यूज कर सकते हैं अमेजन एलेक्सा को। अब बात हुई है अमिताभ बच्चन, यह एक इंडियन एक्टर है। यह इमेज में अमिताभ बच्चन इंडियन एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, टेलीविजन होस्ट, ओकेजनल प्लेबैक सिंगर एंड फॉर्मर पॉलिटिशियन नोन एज फॉर हिज वर्क इन हिंदी सिनेमा। इनके हिंदी सिनेमा के लिए यह एक प्रसिद्ध है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था, यानी कि अभी वर्तमान में एक 78 वर्ष के हैं। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। इनका हाइट है 1.83 मीटर। इनका पूरा नाम है अमिताभ हरिवंश राय बच्चन। इनका स्पॉन्स का नाम है जया बच्चन। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के अनुसार किसने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि ब्रिक्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 17 अगस्त को हस्ताक्षरित समझौता ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसी के निर्दिष्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का एक आभासी नक्षत्र बनाने में सक्षम बनाता है और उनके संबंधित ग्राउंड स्टेशनों को डेटा प्राप्त होगा। तो बात हुई है इसरो के बारे में, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं तथा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स इज एक्रोनिम क्वाइंड टू एसोसिएट 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। विश्व में 5 बहुत बड़े ही उभरते हुए अर्थव्यवस्था के देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका को एक समूह है जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रिक्स टाउन में है। यूएन में इसका स्थापना की गई थी। अभी वर्तमान में इसका लोकेशन है संघाई, चाइना में। इसका पर्पस है पॉलिटिकल पर्पस। अब चलते हैं आज के
अगले प्रश्न चलने से पहले इसरो के बारे में बात हुई, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। इसरो का यह लोगो है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में इसका एडमिनिस्ट्रेटर तथा डायरेक्टर है के सिवान जी, तथा इसका सब्सिडीज है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। यह एक भारत का नेशनल स्पेस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इट ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। यह ऑपरेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत, विच इज डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसे डायरेक्टली ओवरसीन यानी नजर रहता है भारत के प्रधानमंत्री का, जबकि इसके वर्तमान में चेयरमैन के रूप में इसरो के कार्यरत है के सिवान जी। फिर भी अभी वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर इनका नरेंद्र मोदी जी, इनका डायरेक्टली ओवरसीन होता है इसरो पर। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह दुनिया के टॉप 6 में आता है एजेंसी में, वर्ल्ड स्पेस एजेंसी में यह टॉप 6 पोजीशन पर आता है इसरो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में कैवें स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि दूसरे स्थान पर। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चैनालिसिस द्वारा 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत वियतनाम के बाद दूसरे स्थान भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है। वियतनाम पहले स्थान पर है, लेकिन अमेरिका, यूके और चीन जैसे देश से आगे है। रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 और जुलाई 2021 के बीच दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने में 880% की वृद्धि हुई है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मलेशिया। यह इमेज में इस्माइल सबरी याकूब, इन्हें हाल ही में मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नामित किया गया है। पहले से मुहियुद्दीन यासीन यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर इस्माइल सबरी याकूब। यह है वर्ल्ड मैप में मलेशिया देश। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। रिंजिट यहाँ का करेंसी है तथा मलाय यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जनसांख्यिकीय संकट को रोकने के लिए औपचारिक रूप से 3 बाल नीति को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि चीन। चीन ने हाल ही में जनसांख्यिकीय संकट को रोकने के लिए औपचारिक रूप से 3 बाल नीति को मंजूरी दी है। यह लेटेस्ट न्यूज जिसमें बताया गया है कि चाइना फॉर्मली अप्रूव 3 चाइल्ड पॉलिसी टू प्रिवेंट डेमोग्राफिक क्राइसिस। China President Xi Jinping had approved the end of the 2 child policy earlier in the May 2021 after China population data over the past decade showed the slowest population growth in decades. बाद में इसे पहले ऐसे 2 चाइल्ड पॉलिसी अर्लियर मई 2021 में शी जिनपिंग द्वारा अप्रूव किया गया था, लेकिन हाल ही में इसे 3 चाइल्ड पॉलिसी अप्रूव कर दिया गया है। अब बात हुई है चाइना के बारे में, हम लोग चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है। यहाँ का करेंसी है चाइनीज युआन। मांडरिन यहाँ का लैंग्वेज है तथा प्रेसिडेंट यहाँ का है शी जिनपिंग जी। यह वर्ल्ड मैप में चाइना देश जो कि भारत के ऊपर में है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है एक यूटी करेगा जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख टू होस्ट द फर्स्ट फिल्म एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम सितंबर 24 यानी कि 24 सितंबर से लद्दाख फर्स्ट एडिशन हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का होस्ट करेगा। तो आज का यह न्यूज था 15 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेशन। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि HDFC बैंक। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा आशा करता हूं आप कल के प्रश्न का जवाब सही कमेंट बॉक्स में दिए होंगे तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज लिखा कीजिए ताकि आपको लिखने से आदत बने और लिखते लिखते आपको पूरे वर्ष का डेज ध्यान में रहने लगे। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमें टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल मिल जाए। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।